हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत प्रस्तावना को काफ़ी अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, प्रियम्बल को काफ़ी अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। रही बात इस नोट्स की, तो इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है। इससे क्या होगा कि आपको इस नोट्स को पढ़ने में आसानी भी होगी और कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर पाएंगे। तो कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है ये। ठीक है, देखिए इसमें हम प्रस्तावना को देखने वाले हैं। प्रस्तावना प्री की बात की जाए, अगर पीसीएस और यूपीएससी की बात करते हैं तो प्री की बात की जाए या फिर मेंस की बात की जाए या फिर इंटरव्यू की बात की जाए, तीनों स्टेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं बताऊंगा कहाँ पर कैसे ज़रूरत पड़ती है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ना प्रस्तावना में, उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट एक बार हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कटिंग जो है ये घटना चक्र की कटिंग है। हम प्रस्तावना को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, तो प्रस्तावना को आप याद ही कर जाएं। ये मेंस में भी आपको काम देगा, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। तो पूरा प्रस्तावना एज इट इज आप याद कर जाइएगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चलिए हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को। देखिए, हम भारत के लोग जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है ना, इन सबको हम देखेंगे और यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान में रखना है, इनका ही मतलब जानना है। एग्जाम में हो, देखिए प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की बात की जाए या फिर इंटरव्यू की बात की जाए, तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसका क्या मतलब है, समता का क्या मतलब है, न्याय क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, इन सब का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको हम देखेंगे। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, किस प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, काय की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली क्या, बंधुता अर्थात भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में कहाँ पर, अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है ना, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, ठीक, ये हिंदी में जो हिंदी वाला कैलेंडर है ना उसके अनुसार ये डेट दिया हुआ है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को आप कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। हाँ, प्रस्तावना में जो ये हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये मेन है। ये जो भी शब्द हैं इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पीटी की बात की जाए, मेंस की बात की जाए या फिर इंटरव्यू की बात की जाए, हर जगह ये काम देने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखिए, हम भारत के लोग, ठीक है, मतलब ये हुआ, हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा है, बट एक बार इसका मतलब जान लीजिए, नोट्स में भी लिखा है ये। हम भारत के लोग, मतलब ये हुआ, ये कहना चाहता है प्रस्तावना में, ये कहा जा रहा है, ये जो वर्ड है ना ये बताना चाह रहा है, ये जो सेंटेंस है हम भारत के लोग, ये पूरा सेंटेंस ये क्या बताना चाह रहा है कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रस्तावना है संविधान का, ये क्या है, पूरा का पूरा जो संविधान है उसकी एक भूमिका है, उसका एक सार है। प्रस्तावना में हमें पता चल रहा है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, किस टाइप का है, हमारे संविधान का नेचर बता रहा है ये प्रस्तावना। जैसे मान लीजिए आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो आपको पता है ना कि आंसर लिखते हैं तो उसमें भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप आखिर आंसर में क्या लिखने वाले हैं। भूमिका का मतलब यही तो होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब यही तो होता है। भूमिका से आप बता दीजिए एग्जामिनर को कि हाँ हम ये लिखने वाले हैं, आइडिया लग जाता है भूमिका से ही कि आंसर में क्या लिखने वाले हैं। ठीक, तो भूमिका ये चीज़ है। तो हम भारत के लोग जो है ना, ये क्या है, ये बता रहा है कि जो हमारा संविधान है उसको जो अधिकार मिल रहा है, संविधान जो है उसको जो अधिकार मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, हम भारत के लोग। किसके द्वारा, जो भारत के लोग हैं। भारत के लोग कौन हैं, हम हैं। तो हम भारत के लोग जो है ना, वो हम भारत के लोग भारत को,
किसको? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ये सारी बातें दी हुई हैं। ठीक है, आगे ये मैं पढ़ के बता चुका हूं। तो जो हमारा जो संविधान है उसका जो उसके अधिकार का स्रोत है, हमारे संविधान के पास जो अधिकार आया है वो किसके द्वारा आया है? हमारे पास संविधान के पास जो अधिकार है वो किससे आया है? हम भारत के लोग से। किससे आया है? हम भारत के लोग से अधिकार आया है। मतलब कोई पूछ दे कि भारतीय संविधान का भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के संविधान के पास जो अधिकार है उसका स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा में लोग चुन कर गए थे तो उनको कौन चुना था? उन लोगों को चुनकर किसने भेजा था? तो लोगों के द्वारा ही तो भेज कर गए थे, चुन कर गए थे, निर्वाचन हुआ था। ठीक है, निर्वाचित होकर गए थे। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि निर्वाचन पद्धति द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया। आप समझ पा रहे होंगे। तो उनको किसने भेजा था? भारत के लोगों ने भेजा था चुनकर। ठीक, आप बातें समझ पा रहे होंगे। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि हम भारत के जो लोग हैं ना, वही इस संविधान के अधिकार के स्रोत हैं। ठीक, समझ पा रहे होंगे। मतलब संविधान के पास जो शक्ति आई है, जो भी पावर आया है संविधान के पास, वो किससे आया है? हम भारत के लोग से आया है। ठीक है, ये समझ पाए होंगे। बाकी सारी बातों को एक एक करके चलिए देखते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना के विषय वस्तु की बात कीजिए। इसमें जो भी मूल तत्व हैं, ये सारे मूल तत्व हैं। न्याय है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। यही सारी बातें तो थी। हाईलाइटेड वर्ड, जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड था, यही सब तो वर्ड थे, यही सारे तो शब्द थे। तो इन्हीं के बारे में जान लेना है हमें। ठीक है, अब देखिए, हाँ, प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक, ये सारी बातें मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से, जब मेंस के लिए हम डिस्कस करेंगे ना, आंसर राइटिंग या फिर कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से बात करेंगे कि महत्व क्या है। यहाँ पर भी बताया जा सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। ठीक है, देखिए, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, उद्देशिका की बात कीजिए, अर्थात प्रस्तावना की बात कीजिए। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको अंगीकार कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को। हाँ, यही फाइनली जो प्रस्तावना तैयार होती है संविधान के लिए, संविधान जो बनकर तैयार हुआ, संविधान निर्माण जब हो जाता है उसके बाद प्रस्तावना ऐड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए कि प्रस्तावना है तो शुरू में ही प्रस्तावना को ऐड कर दिया गया था। संविधान निर्माण के बाद प्रस्तावना जब ऐड किया जाता है संविधान में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाते हुए लगभग यही वाला उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना प्रस्तावना का रूप ले लिया। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी ने प्रस्तावना का रूप ले लिया। कुल मिलाकर लगभग ऐसा ही प्रस्तावना है। ठीक, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसी के जैसा है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। उसके बाद देखिए, मूल तत्व की बातें हमने कर ली हैं। इसके नेचर की बात कीजिए तो इसका नेचर कैसा है? नेचर में क्या बताया जा रहा है भाई? संविधान का जो नेचर है वो कैसा है? प्रस्तावना में ये जो लिखा हुआ है इससे पता चल रहा है कि हमारा जो संविधान है उसका नेचर कैसा है। संविधान क्या बता रहा है कि हमारा जो देश होगा ना वो क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा हमारे देश में। संविधान से ही तो हमारा देश चल रहा है, संविधान ही तो सर्वोच्च है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो संविधान हमें क्या बता रहा है कि हमारा देश कैसा होगा? नेचर की बात की जाए तो कैसा नेचर होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ, संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी मैटर है, जो भी मामला है हमारा, ठीक है, जो भी मामला हो, आंतरिक मामला हो या फिर बाह्य मामला हो, उस पर निर्णय लेने का हक सिर्फ हमें है। कोई बाहरी शक्ति या कोई बाहर की सरकार हमें आदेश नहीं दे सकती है, कोई दबाव नहीं डाल सकती है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, चाहे आंतरिक हमारा मामला हो या फिर बाह्य मामला हो, कोई भी मामला हो, कोई भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम जब संप्रभु नहीं थे, हमारा प्रभुत्व नहीं था 1947 15 अगस्त 1947 से पहले, तो 1939 में अंग्रेजों ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया था ना, ढकेल दिया था। इसी वजह से तो इस्तीफा देना पड़ गया था जो सरकार बनी थी 1937 में। ठीक, तो ढकेल दिया था। क्यों? बिना पूछे ढकेल दिए थे, क्योंकि हम उस समय संप्रभु नहीं थे। बाह्य हस्तक्षेप था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, हमारे ऊपर किसी और का शासन था। ठीक, चाहे अभी बात कर लीजिए एक और एग्जाम्पल से 370 जब हटाया गया,
तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगह आवाज़ उठाई पाकिस्तान ने, बट हमने एक ही लाइन में, हर जगह एक ही लाइन बोली है, क्या बोली है कि हमारा ये आंतरिक मामला है, हमारा ये आंतरिक मामला है। ठीक है। हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि हाँ तो फिर हम यूएनओ की बात क्यों मानते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात क्यों मानते हैं जब हम संप्रभु हैं। तो देखिए, ये हमने अपनी मर्जी से यूएनओ की सदस्यता स्वीकार की है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये ज़बरदस्ती कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ज़बरदस्ती कर सकते हैं हमारे ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बाध्यकारी नहीं हैं इनके आदेश को मानने के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हम मेंस में बात करेंगे, मेंस के लिए जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना तब बात कर लेंगे। उसके बाद क्या है, समाजवाद, मतलब भारत में समाजवाद होगा। संविधान क्या बोलता है, भारत में समाजवाद होगा। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या हुआ, देखिए आप तो ये भी कहेंगे क्या जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 से लेकर, हाँ ये समाजवाद वर्ड जो आया है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ बता देता हूँ। देखिए, समाजवाद की बात कीजिए, समाजवादी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो वर्ड हैं ये संशोधन के बाद जोड़े गए हैं। ठीक है ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे मैंने लिखा है, टेंशन नहीं लीजिए। तो कहेंगे क्या उसके पहले समाजवाद, मतलब 15 अगस्त से लेकर 1976 से पहले, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1976 से पहले हमारे यहाँ समाजवाद नहीं था। देखिए, समाजवाद था, लेकिन समाजवाद डायरेक्ट इसमें दिखाया नहीं गया था। क्यों नहीं दिखाया गया था, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, बहुत सोच समझकर उन्होंने समाजवाद का प्रयोग नहीं किया था। क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय देखिए रूस में भी समाजवाद था, लेकिन रूस का जो समाजवाद था ना वो मार्क्सवादी समाजवाद था। लेकिन हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधी के समाजवाद का मिश्रण है। समझाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, हालांकि मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। रूस का मार्क्सवाद ये बोलता है ना, चाहे चाइना के भी देख लीजिए, वो ये बोलता है कि जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपदा है देश के पास, कंट्री के पास, उस पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा, राज्य का होगा। ठीक, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए 1 लाख की आय है सरकार की, मतलब जो भी संपत्ति है उसको मान लेते हैं, रुपया में बदल कर समझाने की कोशिश करता हूँ, उसकी कीमत कितनी है, 1 लाख। अब जनसंख्या मान लेते हैं वहाँ पर कितनी है, 1000 है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मार्क्स का समाजवाद क्या बोलता है कि ये जो है ना, ये 1 लाख रुपए ये सब में बराबर बटेंगे, सब में बराबर बटेंगे, मतलब सबके हाथ में कितने कितने आ जाएंगे, 100 रुपए। आप समझ पा रहे होंगे, ये है मार्क्सवाद का समाजवाद। तो डायरेक्ट समाजवाद का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो रूस का ही समाजवाद है। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे उस समय जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, काफ़ी ब्रिलियंट माइंडेड थे, काफ़ी सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया था। तो आप कहेंगे कि आखिर रूस का जो समाजवाद है, अर्थात जो मार्क्स का जो समाजवाद है और अपने यहाँ समाजवाद है, मतलब मार्क्स और जो गांधी के समाजवाद का मिश्रण है, इस समाजवाद का मतलब क्या है। तो देखिए, अपने यहाँ जो समाजवाद है ना, इस समाजवाद का मतलब ये है कि संपत्ति, जो भी संपत्ति है, जो भी संपदा है अपने यहाँ, ठीक, उस पर राज्य का अधिकार नहीं होगा, पूरी तरह से राज्य का अधिकार नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे। लेकिन मार्क्स वाले समाजवाद में क्या था कि पूरी संपत्ति पर, जो भी संपत्ति है ना देश में, जो भी संपदा है, संपत्ति है, रिसोर्सेज हैं, उस पर किसका अधिकार होगा, राज्य का अधिकार होगा, निजी कुछ भी नहीं होगा, सरकार का अधिकार होगा। बट अपने यहाँ जो समाजवाद है ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या है समाजवाद का मतलब ये है, यहाँ पर समाजवाद का मतलब कि जो भी अवसर हैं, सरकार का दायित्व ये है कि सबको समान अवसर प्रदान करें, नियम कानून ऐसे बनाए ताकि किसी में भेदभाव नहीं हो, सबको समान अवसर मिले, सब जो चाहे वो अंबानी बन सकते हैं, अडानी बन सकते हैं। मैं अंबानी अडानी को यहाँ पर फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए खाली ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो आप बातें समझ पा रहे होंगे। मतलब आपके पास जितनी क्षमता है, काबिलियत है, उसके दम पर आप आगे बढ़ सकें। ठीक, समान अवसर आपको मिलेगा, समान अवसर सबको प्रदान किया जाएगा। अपने यहाँ का समाजवाद ये बोलता है सबको समान अवसर मिलेगा। हाँ, आप अपने काबिलियत पर, क्षमता के हिसाब से मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अंबानी अडानी जो भी बनना हो आप बन सकते हैं। आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। उसके बाद पंथ निरपेक्ष की बात कीजिए, पंथ निरपेक्ष, ठीक, ये भी बाद में ऐड किया गया। तो आप कहेंगे क्या उसके पहले पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को यहाँ पर आप एक ही मानकर फिलहाल चलिए, माइनर डिफरेंस है। मेंस की जब बात करेंगे वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही है। फिलहाल माइनर डिफरेंस है, वो मैं बताऊँगा आपको, बट यहाँ पर सेम ही मानकर चलिए। ठीक है, देखिए
पंथ निरपेक्ष की बात की जाए तो ये बोलता है, ये भी बाद में ऐड किया गया है। तो आप कहेंगे क्या इसके पहले हमारा देश जो था पंथ निरपेक्ष नहीं था? सबसे पहले तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ लिए, उसके बाद उस पर बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि अपना जो देश है, इस देश का कोई भी पंथ अर्थात धर्म नहीं होगा। भारत देश का धर्म नहीं होगा। भारत जो देश है इसका कोई एक धर्म नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को समान महत्व देगी, समान सम्मान देगी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ, निरपेक्ष रहेगी। ठीक है, सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आप समझ पा रहे होंगे, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो आप कहेंगे क्या इसके पहले, आज़ादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद और 1976 से पहले जब ये संशोधन करके लाया गया, उससे पहले क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं था? था। उसके पहले भी धर्मनिरपेक्ष था। ये लाने का खाली मतलब ये था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है ना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब यही तो हुआ कि हमारा जो देश था वो धर्मनिरपेक्ष था शुरू से ही। ठीक है, धर्म निरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाया गया था। एक मिनट रुकिए, मैं कहाँ गया? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। हाँ, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय जो पश्चिमी देश है ना, पश्चिमी कंट्री, जो पश्चिमी देश है, उनका पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, उनके पंथ निरपेक्ष और अपने पंथ निरपेक्ष में काफ़ी डिफरेंस है। तो कन्फ्यूजन ना हो जाए दोनों में, इसलिए इसका यूज नहीं किया गया था। अब बाद में लाने का वजह क्या रहा, बाद में लाने की वजह क्या रही, वो मैं समझाऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, पश्चिमी जो पंथ निरपेक्ष है ना, ये मेंस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। पश्चिमी जो पंथ निरपेक्ष है उसमें, वहाँ पर देखा जाए तो धर्म की बात कर ली जाए, धर्म की बात कर ली जाए और सरकार की बात कर लीजिए, राज्य की बात कर लीजिए, तो राज्य और धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन अपने यहाँ जो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर अलग बात है। यहाँ पर राज्य को, हर धर्म को समान सम्मान देना है, समान महत्व देना है। ठीक, हाँ, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, हर धर्म को समान महत्व देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए ऐड नहीं किया गया ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए। पंथ निरपेक्ष का आप यहाँ पर मतलब ये जान लीजिए कि नागरिकों का अपना कोई विषय, हाँ ये सब बता ही चुका हूँ। ये क्यों लाया गया था ये समझा देता हूँ। 1972 में, 76 में क्यों लाया गया, तो ये आप इसलिए बता सकते हैं, ये इसलिए लाया गया ताकि लोगों को बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था, सामने दिख नहीं रहा था, मतलब प्रस्तावना में नहीं साफ साफ दिख रहा था। जैसे समाजवाद, बाकी चीज़ें दिख रही थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, न्याय है, स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन डायरेक्ट पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं दिख रहा था, धर्म निरपेक्ष वर्ड नहीं दिख रहा था। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि हमारा जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है या नहीं है। ठीक, इसीलिए पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष वर्ड को ऐड कर दिया गया ताकि साफ साफ पता चले, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब समझा देता हूँ। गणराज्य का मतलब मैं बता चुका हूँ, गणतंत्र का मतलब थोड़ा सा और बता दूंगा। देखिए, लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि सरकार का मतलब ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। ठीक, राजनीतिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि हर लोग राजनीतिक प्रणाली में समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ सकते हैं, और जिन्हें वोट करना है, मतलब 18 वर्ष उनकी एज हो गई है। ठीक, 18 वर्ष एज हो गई है। अपने यहाँ वयस्क मताधिकार का जो एज है वो कितना है? 18 है। 18 पर वयस्क माना जाता है। ठीक, उसके बाद कोई भी वोट दे सकता है। ठीक, कोई भी वोट दे सकता है, अपने मर्जी से वो किसी को भी चुन सकते हैं। ठीक, मतलब जो अपने यहाँ सरकार है वो किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। किसके लिए है? जनता के लिए ही है। हम ही तो चुनकर भेजते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये कहने का मतलब जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, आप उससे भी समझ सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र है बेसिकली। नीचे से लेकर, मतलब पंचायत स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक देखा जाए तो जो अहम रोल है वो किसका है? लोगों का है। हम ही तो चुन रहे हैं, सबको हम ही चुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद बात कर ली जाए कि गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, तो ये मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा ना, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। राष्ट्र का प्रमुख अर्थात जो राष्ट्रपति होगा, हेड ऑफ द स्टेट। अपने यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति ही तो है। तो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो कैसा होगा? चुना हुआ होगा। तो अपने यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्रपति है, वो कैसे आते हैं? चुनकर आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही आते हैं, लेकिन चुनकर ही तो आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ, ब्रिटेन का देख लीजिए। ब्रिटेन के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो चुनकर नहीं आते हैं, वो क्या है?
जैसे कि महारानी है, महारानी के जो बेटा होगा बेटी होंगे वो आगे हेड बन जाएंगे, ठीक है। मतलब राजा का अपने यहाँ जो है वो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा का बेटा नहीं होगा, चुनकर आएंगे। लेकिन जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट वंशानुगत है वहाँ पर राजा का बेटा राजा होगा, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। अपने यहाँ लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस को। तभी तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, 1947 को 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक देश आज़ाद होने के बाद भी प्रधानमंत्री तो चलिए जो बनना था जो बन गए, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो रहा वो कौन रहा? हेड ऑफ द स्टेट जो रहे वो कौन रहे? जो ब्रिटेन का ताज था, ब्रिटेन की जो महारानी थी वो हेड ऑफ द स्टेट थी, ब्रिटेन का जो क्राउन था वो हेड ऑफ द स्टेट था 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो ब्रिटेन का हेड ऑफ द स्टेट होता है, हमारा स्टेट मतलब जो ब्रिटेन का क्राउन होता है हेड ऑफ द स्टेट हमारे कंट्री के लिए, उसका पद समाप्त कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद। उसके बाद राष्ट्रपति जो हमारा होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो चुने हुए होते हैं, ठीक है ना, इलेक्टेड होते हैं। तो 26 जनवरी जो जिस दिन संविधान लागू होता है ना, इसीलिए उस दिन से गणतंत्र दिवस भी मनाया जाने लगता है, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हाँ, 26 जनवरी एक और स्पेशल डे है, वो मैं बता चुका हूँ, बट गणतंत्र क्यों नाम है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना में संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या बताया गया है, देखिए कि हमारे यहाँ जो न्याय होगी, ठीक। प्रस्तावना, संविधान क्या बोलता है, मतलब प्रस्तावना में संविधान की ही बात की गई है ना, संविधान की ही तो भूमिका है प्रस्तावना में, उसी की तो उसका जो सार है वो बताया गया है, ठीक है। तो किस किस न्याय की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, याद रखिएगा। कितने प्रकार की? 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ भाई? मतलब सामाजिक स्तर पर न्याय प्रदान किया जाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक। सामाजिक स्तर पर सबको न्याय प्रदान किया जाएगा। न्याय का मतलब ये हुआ सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि गलत के साथ सही, सही के साथ गलत, ये अन्याय हो जाएगा। न्याय का मतलब आप समझ पा रहे हैं। आर्थिक का मतलब ये हुआ कि सबको आय का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ सबको आय का समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ। राजनीतिक न्याय का मतलब यही हुआ कि राजनीतिक न्याय प्रणाली में सबको समान भागीदारी मिलेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए राजनीति में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको वोट देना है, मतलब 18 वर्ष उम्र हो गई है, जो भी फिक्स क्राइटेरिया है एज की, वो एज पूरी हो गई है तो उसके बाद चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट देना है तो वोट दे सकते हैं। किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। नंबर याद रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की। एग्जाम में पूछा गया है ये। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता में बात की जाए तो विचार के स्वतंत्रता की बात की गई है। आप क्या विचार करते हैं इस पर कोई ये नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं विचार करने के लिए, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आप जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कहना चाहते हैं आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। विश्वास, किसमें विश्वास करना है इसकी भी स्वतंत्रता है। धर्म, कौन से धर्म को मानना है, उपासना किसकी करनी है, सबकी स्वतंत्रता है। हाँ, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ भी कर ले, कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन भी है। युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रात को आप उठ के चिल्लाने लगे, गाना गाने लगे जोर जोर से। भाई बगल वाले को सोने की भी तो स्वतंत्रता है, मतलब चैन से सोने की भी तो स्वतंत्रता है। तो युक्त निर्बंधन है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं स्वतंत्रता के नाम पर अब कुछ भी बोल दे, देश को गाली दे दे, ऐसे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक। तो ये सारी बातें अच्छे से देखेंगे, युक्त निर्बंधन, या फिर कब रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को कब देखेंगे, मौलिक अधिकार में देख लेंगे, ठीक है। समता की बात की जाए तो 2 तरह के समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक। प्रतिष्ठा और अवसर, ऐसा नहीं किसी को विशेष अधिकार दे देना है अपने मन के मुताबिक, जो आपको अच्छा लगता है उसको विशेष अधिकार। मान लीजिए मैं सरकार हूँ तो मुझे जो अच्छा लगता है उसको विशेष अधिकार दे दूँ, नहीं। सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना है, सबको समता के भाव से देखना है, ठीक है। और अवसर की बात, सबको मतलब सबकी गरिमा का ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि किसी को विशेष अधिकार दे देना है, सबको समान अधिकार देना है। प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, उसकी गरिमा का ध्यान रखना है, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुँचे, ठीक है।
अवसर की बात की जाए तो सबको समान अवसर प्रदान करना है, ठीक, ये हो गया समता, समान अवसर। फिर बंधुता की बात की गई है। तो ये सारी बातें हैं उद्देश्य में। तो ये नंबर याद रखिएगा, 3 तरह के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समता, 1 बंधुता। हाँ, अब आगे थोड़ी सी ये चीज़ें देख लीजिए क्या है। उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो शामिल शब्द हैं वो ये हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष भी आए तब भी, मतलब कहीं कहीं पर पंथ निरपेक्ष की जगह पर ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष है, तभी यही मानकर चलिएगा, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये है, दोनों को एक ही मानकर चलिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। हाँ, दोनों आ जाए तो किसको मानकर चलिएगा? पंथ निरपेक्ष को, इसको प्रायोरिटी दीजिएगा। बट दोनों में से एक आ जाए, मान लीजिए इसकी जगह पर धर्मनिरपेक्ष है, तो दोनों समझ लीजिएगा कि इसी की बात की गई है, ठीक। अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को। आप ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 42 की बात कीजिए तो ये मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये लिखा है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है, ठीक है। इसके तहत हम मौलिक अधिकार के हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट। उसके बाद बात कर ली जाए संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है। संविधान के पास जो भी अधिकार आए हैं, इसका स्रोत कौन है? किसके पास से ये अधिकार आया है? संविधान के पास किसने अधिकार दिया है? तो हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोग, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, ये पालकी वाला ने बोला था। और प्रस्तावना जो है देश की राजनीतिक जन्मपत्री है, KM मुंशी ने, ये सब स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की जो प्रकृति है न्यायोचित नहीं है, मतलब जैसे मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप डायरेक्ट कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं ना, वैसे प्रस्तावना में मान लीजिए कोई संशोधन होता है, कुछ भी होता है, तो इसकी व्यवस्था को आप डायरेक्ट न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित, गैर न्यायोचित, ये सारी चीज़ें मौलिक अधिकार और न्याय नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसमें ये वाद याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक। प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है। किसने बोला था? किस वाद में बोला गया था? 1960 के बेरूबारी वाद में बोला गया था। लेकिन संविधान का अंग है, ये किस में बोला गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में पहली बार बोला गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, ठीक है। उसके बाद इस बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में भी 1994 में इस कॉन्सेप्ट का, ठीक ना, समर्थन किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, संविधान की मूल आत्मा जो है, संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। किस वाद में बोला गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, ठीक है। थोड़ा सा डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्रम से कभी सजाने को दे देता है कि पहले कौन आया है, मतलब ये बेरूबारी वाद या फिर केशवानंद भारती वाद या फिर गोलकनाथ वाद। थोड़ा सा डेट मोटा मोटी याद रखिएगा। संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने बोला था? अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।